लास्ट क्या पढ़ा था बच्चों, बताइए। लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था? डिस्कशन बिल्कुल लास्ट में हुआ। लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये जो भी अपन ने क्वेश्चंस करे थे बच्चों, लेमडा बराबर h बाय पी या h बाय एम बी पर बेस थे। एक वैरायटी और बच रही है, लेमडा बराबर h बाय पी या h बाय एम बी पर। लिखिए, इफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन लिखिए बच्चों। लिखिए नेक्स्ट वैरायटी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन लिखिए। इफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है। इफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय 9 into 10 की पावर -26 kg मीटर पर सेकेंड। If momentum of electron is changed by 9 into 10 की पावर -26 kg मीटर पर सेकेंड, then change in its de Broglie wavelength, then change, short में लिख लो, in its de Broglie wavelength is 0.25%. Then change in its de Broglie wavelength is 0.25%. Then calculate initial momentum of electron. Then calculate initial momentum of electron. करिए try. If momentum of electron is changed by p dash, then change in its de Broglie wavelength, change in its de Broglie wavelength is 0.25%. Then calculate initial momentum of electron. टेन की पावर माइनस, करेक्ट, वेरी गुड। और किसी का आंसर आया? Momentum of electron is changed by p dash, then change in its de Broglie wavelength is this one. Then calculate initial momentum of electron. आंसर, हाँ, 36 इंटू 10 की पावर -24 या 3.6 इंटू 10 की पावर -23 आ रहा है आंसर। कितने बच्चों को आ गया? बाकी सॉल्व करिए। देखिए बच्चों, दोनों में आपको चेंज दे रखा है, मोमेंटम में भी और वेवलेंथ में भी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो वेवलेंथ में चेंज गिवन है इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करके 0.25% हटाओगे तो डिवाइड बाय 100, और पॉइंट हटाओगे तो भी 100 इंटू लेमडा, ये आपके पास आया।
यहां से क्या करके आपको सॉल्व करके लेमडा बाय डेल्टा लेमडा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है सबसे पहले। अच्छा बताइए लेमडा बाय डेल्टा लेमडा कितना हो गया, 25 4 जा, और ये हो गया 4 इंटू 100 400। सबसे पहला काम आपको ये करना है, सॉल्व करके लेमडा बाय डेल्टा लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। जो भी वेवलेंथ में परसेंटेज चेंज गिवन है इसको सॉल्व करके ये निकाल लिया हमने। अब आपको कैलकुलेट करना है इनिशियल मोमेंटम। मैंने मान लिया इनिशियल मोमेंटम कितना है, पी की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा बताइए दोनों में आपको चेंज गिवन है बच्चों, मोमेंटम में भी और वेवलेंथ में भी चेंज गिवन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में कोई रिलेशन जानते हो पी और लेमडा में क्या होता है, पी बराबर एच बाय लेमडा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दोनों में चेंज हमारे पास P बराबर एच बाय लेमडा हमारे पास होता है। इनिशियल मोमेंटम मैंने मान लिया P, तो मैं लिख सकता हूं बच्चों P इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि H कांस्टेंट है, H क्या है कांस्टेंट, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि P इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा की पावर -1। क्या लिख सकता हूँ, P इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा की पावर -1, क्योंकि आपके पास H कांस्टेंट है। अब दोनों में चेंज दे रखा है, मोमेंटम में भी और वेवलेंथ में भी, तो यहां भी आपको चेंज निकालना पड़ेगा। आप चेंज कैसे निकालें, तो चेंज निकालने के लिए आप देखो ये देख लेना एरर जो है वो 5% से कम है या ज्यादा, कम या ज्यादा, कम। 5% से कम के लिए तो एरर मेथड अप्लाई करते हैं सर। अगर 5% से ज्यादा होता तो क्या करते, तो फिर हम कैलकुलेट करते फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो ऐसा बात करते हैं। अभी यह 5% से कम है तो एरर मेथड अप्लाई करिए, आप एरर पढ़ चुके हो। डेल्टा पी बाय पी बराबर पावर आगे आ गई माइनस डेल्टा लेमडा बाय लेमडा, ऐसा लिख सकता हूं मैं। एरर मेथड से मैंने ऐसा लिख दिया। अब हमारे पास अगर ऑप्शंस जो भी दी जाएंगे, एक वैल्यू आ रही है 3.6 इंटू 10 की पावर -23, ये वैल्यू आ रही है। तो अगर वैल्यू आ रही है तो आई कैप जे कैप तो है ही नहीं कि अपन डायरेक्शन की बात करें, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखता हूँ। हमें इस मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड लिया P बराबर, मैं लिख सकता हूँ बच्चों डेल्टा P और लेमडा बाय डेल्टा लेमडा, ये फाइनली मेरे पास आ जाएगा P बराबर डेल्टा P लेमडा बाय डेल्टा लेमडा। अब देखिए लेमडा बाय डेल्टा लेमडा आपने कैलकुलेट किया, ये रहा 400, और डेल्टा पी आपके पास ये रहा, तो डेल्टा पी रख रहा हूँ 9 इंटू 10 की पावर -26, और लेमडा बाय डेल्टा लेमडा है 400। ये हो गया 9 4 जा 36, 36 इंटू 10 की पावर -24, मतलब 3.6 इंटू 10 की पावर -23 kg मीटर पर सेकेंड। ये तो आपका हुआ बच्चों प्रॉपर मेथड जो आपसे पूछा गया था इनिशियल मोमेंटम। अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो ध्यान से सुनिए, कितना फास्ट सॉल्व करना हो इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि 2 बार मेन एग्जाम में आया हुआ है। इधर देखिए क्या करें, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी आपसे। आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह का, आपको लेमडा बाय डेल्टा लेमडा अपने माइंड में सोचना है, जो भी दे रखा है। कैसे सोचोगे, जैसे 0.25%, 0.25 मतलब 0.25 बाय 100% हटाया, तो मन में सोचिए पॉइंट हटाया 25 बाय 100 मतलब लेमडा बाय 400, तो लेमडा बाय डेल्टा लेमडा आ गया 400। आपको सॉल्व करके माइंड में सोचना है कि लेमडा बाय डेल्टा लेमडा आपके पास कितना। अगर लेमडा बाय डेल्टा लेमडा आपके पास आ गया तो मोमेंटम हम जानते हैं P बराबर डेल्टा P लेमडा बाय डेल्टा लेमडा होता है। तो लेमडा बाय डेल्टा लेमडा का मल्टीपल होगा आपके पास डेल्टा पी, तो लेमडा बाय डेल्टा लेमडा 400 है, उसी का मल्टीपल में आपके पास आंसर होगा। सर मतलब कहना क्या चाहते हो, बस लेमडा बाय डेल्टा लेमडा सोच ले। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब देना। मैंने आपसे कहा इफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय p dash, then change in its de Broglie wavelength is 0.2%, then calculate initial momentum of electron। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि लेमडा बाय डेल्टा लेमडा कितना कितना आ गया 500, अरे आया नहीं है। देखो लेमडा बाय 0.2%, 0.2% परसेंट हटाओगे तो डिवाइड बाय 100, पॉइंट हटाओगे तो 1000 हो गया। तो आप मुझे बताइए 2/1000 मतलब लेमडा बाय 500 बराबर डेल्टा लेमडा, तो लेमडा बाय डेल्टा लेमडा 500, लेमडा बाय डेल्टा लेमडा आ गया 500, उसी का मल्टीपल में आंसर होगा। डेल्टा भी कितना है p डैश, तो आपका आंसर आ गया 500 p डैश। नहीं समझ में आया तो इसको कितना फास्ट बता सकते हो बताना, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये मेन एग्जाम में आया था आपके, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय पीएम, momentum of electron is changed by pm, then change in its de Broglie wavelength is 0.5%, then calculate initial momentum of electron कितना 200 pm। क्लियर है।
आपको बस लेमडा बाय डेल्टा लेमडा सोचना है। पॉइंट हटाया तो 100, पॉइंट हटाया तो 10 और परसेंटेज हटाया तो 100, 1000 हो गया। 5/1000 मतलब 200 आ गया लेमडा बाय डेल्टा लेमडा, उसी का मल्टीपल आपका आंसर हो। कुछ समझ में आई बात? तो अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चन करे P बराबर H बाय लेमडा या H बाय MV पर हमारे पास बेस थे। लेमडा बराबर H बाय P, H बाय MV। अब आते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चंस पर। काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस में पहले तो अपने को रिलेशन पता होना चाहिए। मैंने रिलेशन लिखाया होगा लेमडा का काइनेटिक एनर्जी के साथ, कोई रिलेशन लिखाया था? क्या लिखाया था बोलिए? लेमडा बराबर H अपॉन √2mk। अरे सबको पता है ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन। अब इस पर कितने कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करते हैं। तो एक काम करिए, पहले इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। गर्मी वर्मी नहीं लग रही है आप लोगों को? कौन सा वाला एसी ऑन करवाएं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन लिखिए बच्चों। इफ द रेशियो ऑफ डी, शॉर्ट में लिखना, डी ब्रोगली वेवलेंथ को बताया था ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ इस तरह से। इफ द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन इज, बोर्ड पे देखना, √3/4, √3/4, then calculate the ratio of their kinetic energies. Then calculate the ratio of their kinetic energies. Calculate the ratio of their kinetic energies. क्वेश्चन है, वापस सुनिए बच्चों, एक बार में ढंग से सुन लिया करो आप लोग। इफ मोमेंटम, क्या बोला था अभी आपके क्वेश्चन? रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ of alpha particle and neutron is √3/4, then calculate the ratio of their kinetic energies. कितना आ रहा है? 8/3। कितने बच्चों का आंसर आ गया? बाकी सॉल्व करिए। आ रहा है आंसर 8/3। वेरी गुड, 8/3, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, आपके पास H फिक्स है, ये फर्स्ट और उधर वाला लास्ट दोनों ऑन कर दो। वो भी ऑन करना है। 2 कांस्टेंट, देखो आपके पास रेशियो दे रखा है। यहां से आप देखिए, हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं यहां से बाकी कांस्टेंट हटाए और लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√mk। बच्चे स्क्वायर करूंगा तो लेमडा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/m के, देन k इज प्रोपोर्शनल टू 1/,
m lambda स्क्वायर, ये फाइनली हमारे पास आएगा। मुझे किसका रेशियो चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का इनकी रेस्पेक्टिवली। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू m lambda स्क्वायर बाय m lambda स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट है। अब देखो इधर इनवर्स है, ठीक है, यहाँ इनवर्स है, तो यहाँ अगर आपके पास अल्फा है तो यहाँ भी क्या आएगा अल्फा, और यहाँ ड्यूट्रॉन तो यहाँ ड्यूट्रॉन। बताइए ड्यूट्रॉन का मास 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा का 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। लैम्डा ड्यूट्रॉन अपॉन लैम्डा अल्फा का, ड्यूट्रॉन और अल्फा का होल स्क्वायर। बताओ लैम्डा ड्यूट्रॉन अपॉन लैम्डा अल्फा का होल स्क्वायर मतलब 4/√3 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये तो बचा 1/2, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, कितना हुआ, और √3 का 3, और ये कितना हो गया 8/3। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए इफ, क्वेश्चन लिखिए इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन if kinetic energy of electron is decreased by, if kinetic energy of electron is decreased by 84%, then calculate first part percentage change, then calculate first part percentage change in its de Broglie wavelength, short में लिख लो de Broglie wavelength, in its de Broglie wavelength. Second part percentage change in its momentum. वापस सुनना क्वेश्चन, इफ मोमेंट आपके पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is decreased by 84%, then calculate first part percentage change in its de Broglie wavelength, second part percentage change in its momentum. Very good, बिल्कुल करेक्ट। हाँ बच्चों, किसी का आंसर आया फर्स्ट पार्ट का? नहीं, 150%, वेरी गुड, करेक्ट। वन 50%। और सेकंड पार्ट का आंसर 60%, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। फर्स्ट पार्ट का आंसर 150%, सेकंड पार्ट 60% डिक्रीज, वेरी गुड।
देखो कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, कितने बच्चों का आंसर आ गया टोटल, देखिए कुछ का ही आया। देखिए बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। आपसे कहा गया है काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहे हैं H अपॉन अंडर रूट 2m के। पहले लेमडा का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन लिख लिया हमने, ऐसा कुछ। अब आपसे कहा है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहे हैं तो क्या H और 2m में अभी कोई चेंज आएगा? नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट के। इस वैरायटी पर बच्चों 4 क्वेश्चन बनते हैं, 2 तो मैंने आपको करा दिया। परसेंटेज चेंज इन, या तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ ले जो अभी पूछा है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, या फिर परसेंटेज चेंज इन मास, या फिर परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये 4 वैरायटी हमारे पास बनती है। अगर हमारे पास एक चीज वेरी कर रहे हैं, बाकी की 3 वैरायटी बन जाएगी आपके, कोई भी एक चीज चेंज करेंगे तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए कौन चेंज हो रहा है, किसके लिए पूछा गया है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अभी पूछा है फर्स्ट पार्ट आपके परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर 5% से ज्यादा होता है तो हम अप्लाई करते हैं कौन सा मेथड? एरर। एरर मेथड यहाँ, सॉरी, 5% से कम के लिए एरर और 5% से ज्यादा के लिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो वेवलेंथ में परसेंटेज चेंज निकालना मतलब लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1, और ये वैल्यू आपको निकालनी है बच्चों परसेंटेज में, ये वैल्यू निकालनी है। मोमेंटम में परसेंटेज चेंज पूछता तो मैं लिखता P2 माइनस P1 अपॉन P1। काइनेटिक में पूछा K2 माइनस K1 अपॉन K1। मास में परसेंटेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। अब आप ये देखिए, ये वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब क्या कैलकुलेट करना है। देखिए मैं यहाँ डिवाइड लगा देता हूँ दोनों तरफ लैम्डा 1 का, तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। इधर डिवाइड लगाऊंगा तो -1, ये लैम्डा 1 बाय लैम्डा 1 हो जाएगा 1, और परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100। ये आंसर आ गया आपका। बस यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है? लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, आंसर आ गया। अब लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 कहाँ से लाएं? यहाँ से। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 की वैल्यू। तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ K1 बाय K2। बताइए बच्चों, पहले काइनेटिक एनर्जी 84% डिक्रीज करिए तो पहले कितनी होगी? 100। अगर 100% था K1, अब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर दी 84%, तो बताइए बच्चों K2 रह कितना गया? 16%। ये 16% रह गया, मतलब 10/4, मतलब 5/2। ये आया लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, और इस लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 को उठा के यहाँ रख देते हैं अपन यहाँ पर। तो ये हो गया 5/2 -1 और इंटू 100, तो ये आ गया प्लस का 150%, और पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंक्रीज। ये तो बात हुई वेवलेंथ ने परसेंटेज चेंज, ये तो फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं अपन बच्चों सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या पूछा? मोमेंटम में परसेंटेज चेंज। इधर देखो बच्चों से, मोमेंटम में चेंज पूछ रहा है और काइनेटिक में दे रखा है क्वेश्चन में। तो क्या मोमेंटम का काइनेटिक के साथ कोई रिलेशन जानते हो? क्या होता है? क्या P बराबर अंडर रूट 2m/k, ये होता है या नहीं? अरे बोलो, होता है। तो क्योंकि आपसे क्या है काइनेटिक चेंज हो रही है और मोमेंटम में परसेंटेज चेंज निकालना है, तो आप मुझे बताइए मोमेंटम में परसेंटेज चेंज मतलब, ये तो हमारे पास रिलेशन हो गया P बराबर अंडर रूट 2m/k, ये तो चेंज नहीं होगा, तो P इज प्रोपोर्शनल टू रूट के। मोमेंटम में परसेंटेज चेंज पूछ रहा है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ये वैल्यू निकालनी है आपको परसेंटेज में। डिवाइड लगाइए दोनों तरफ P1 का, तो P2 बाय P1 -1, इधर डिवाइड लगा P1 बाय P1 1 हो गया, और परसेंटेज में निकालना इंटू 100। बस यहाँ P2 बाय P1 की वैल्यू पुट करनी है। P2 बाय P1 कहाँ से आएगा? यहाँ से। तो P2 बाय P1 आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ K2 बाय K1। काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी? 100, कितनी डिक्रीज होगी? 84, तो K2 कितना रह गया? 16, ये आ गया 4/10 मतलब 2/5। यहाँ पर आप रख दीजिए P2 बाय P1 आ गया 2/5 -1 इंटू 100, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 60%। नेगेटिव आ रहा मतलब डिक्रीज। दो ऑप्शन दे सकता है, 60% इंक्रीज, 60% आपके पास डिक्रीज मोमेंटम की अगर बात करें तो। इस तरह से अटेम्प्ट करना है आपको। इस तरह का अगर आपके कोई क्वेश्चन आता है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए पहले 1 थी,
ठीक है, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/रूट के, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी पहले आपके पास मान लीजिए λ2/λ1 अगर आप रख रहे हो, ऐसा नहीं 100 मानो, आप कुछ बच्चे ऐसा भी मानते हैं K1/K2 रख रहे हैं ना। पहले काइनेटिक एनर्जी 1 थी, कितने डिक्रीज होगी 84%, मतलब 0.84, तो रह कितनी गई 1 में से 0.16, बात वही है, वही आएगा 16 ठीक है ना, सॉरी K2/K1, हाँ ठीक है ना, ठीक है, पॉइंट हटाओगे 100 यही आ रहा है ना, K1/K2 आएगा यहाँ, क्या आएगा K1/K2, K1/K2, ये K1 1 था, K2 0.16, वही आ जाएगा आपके पास। और डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो डायरेक्ट कैसे करना है, देखो बच्चों, लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बताइए इधर देखो बच्चों, जब आपके काइनेटिक 1 तो लैम्डा कितना 1, जब काइनेटिक 1 तो लैम्डा 1, अच्छा बताओ जब काइनेटिक 2 तो लैम्डा 1/√2, खोपड़ा खराब है क्या, लैम्डा है 1/√k। अच्छा बताइए काइनेटिक एनर्जी 84% डिक्रीज हुई, मतलब काइनेटिक कितनी रहेगी 16, तो लैम्डा कितना, पहले अगर आपके काइनेटिक कितनी थी 100, कितनी थी 100, तो लैम्डा बताओ तो, आप लोग बच्चों जवाब दिया करो, जवाब नहीं दोगे तो मैं देखो क्वेश्चन कैसे खत्म होता है, ये ऐसे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं तो मैं भी क्या है फिर टोन चेंज कर लेता हूँ अपनी पढ़ाने की, क्वेश्चन ही तो कराना ना, तो फिर ठीक है, मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगा, आप आराम से देखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों, क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, potential energy of particle can be represented as, potential energy of particle can be represented as, ये लिखिए इक्वेशन, ये लिखिए बच्चों, potential energy of particle can be represented as, लिख लिया, दो रीजंस में आपको दे रखी है पोटेंशियल एनर्जी, potential energy of particle can be represented as this one, आगे लिखिए, if de Broglie wavelength in both cases, if d शॉर्ट में लिखना, if de Broglie wavelength in both cases, in both cases is λ1 and λ2, λ1 and λ2 दो केसेस है, फर्स्ट केस ये, सेकंड ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ λ1 और मान लो इसको, एंड टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एंड टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 8E0 स्क्वायर, 8E0 स्क्वायर, देन कैलकुलेट λ1/λ2, λ1/λ2 की वैल्यू बताइए, एक्टिव रहा करो, फटाफट क्वेश्चन देखा, 1 मिनट आधा मिनट जो भी आपको मिलता है सोल्व करने की कोशिश करा करो, न्यूट्रल ना बैठे, न्यूट्रल बैठोगे कि सर नोट कराएंगे और लिख लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला फिर। √2/1, कितने बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड, कोशिश करा करो।
इधर किसी का आंसर है, वेरी गुड, √2/1। जिसका आंसर आता जाए बताते जाए। देखिए बच्चों, हमारे पास लेमडा का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन होता है। लेमडा बराबर क्या होता है, h/√2m/k। अब आपसे कहा गया है, देखो h तो फिक्स है और इलेक्ट्रॉन के लिए 2m हमारे पास फिक्स है, तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√k। आपसे पूछा है λ1/λ2 इज इक्वल टू √k2/k1। बताइए बच्चों, हमारे पास पहले केस के लिए काइनेटिक एनर्जी बात करते हैं। क्या आपको दे रखा है टोटल एनर्जी कितनी, 8E0²। अच्छा, फर्स्ट केस के लिए बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 4E0। अगर टोटल इतनी है, पोटेंशियल इतनी है, तो काइनेटिक कितनी, 4E0²। तो ये तो 4E0²। अच्छा बताइए, सेकंड केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। तो क्या सारी काइनेटिक हो जाएगी, अरे होगी या नहीं, कितनी, 8E0²। तो हमारे पास ये कितना हो गया, √2/1। कुछ समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करिए। लिखिए, अब आते हैं अपन बच्चों पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की मिक्स, और अपन एक काम करते हैं, पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रिलेशन बताइए, पोटेंशियल का क्या, लेमडा के साथ रिलेशन जानते हो क्या होता है, लेमडा बराबर h/√2m/q_v, जानते हो या नहीं। अच्छा, तो इस पर बेस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए इसके लिए, इफ Li36++, यह है डबली आयनाइज लिथियम, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हो चाहो तो डबली आयनाइज्ड, हाँ डबली, Li36++ and alpha. If Li36++ and alpha doubly ionize lithium and alpha, both are accelerated through the same potential difference, both are accelerated through the same potential difference, then calculate the, if Li36++ and alpha both are accelerated through the same potential difference, then calculate the ratio of their, short में लिख लेना, de Broglie wavelength. Then calculate the ratio of their de Broglie wavelength. है क्या आंसर, कितना आ रहा है, 2/3, 2/3 का रूट
मतलब √2/3। कितने बच्चों का आंसर आ गया? वेरी गुड। √2/3 ये आ रहा होगा आंसर। देखो आ रहा है। देखो बच्चों, आपसे क्या है, पोटेंशियल सेम, एच फिक्स, टू फिक्स, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख सकता हूँ 1/√m/q। अब मुझे एक चीज बताइए, लेमडा लिथियम अपॉन लेमडा अल्फा इज इक्वल टू √m/m/q। बताइए, देखो इनवर्स है बच्चों, यहाँ लिथियम तो यहाँ, और यहाँ अल्फा तो यहाँ अल्फा। तो बताइए अल्फा का मास 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना अल्फा का? 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। लिथियम का मास 6 नहीं होगा, 6 mp। मैं आपको बताऊं अप्रोक्सीमेट मास जो होता है, इधर देखना बच्चों सब, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे आप। टोटल मास जो होता है एटम का, वो होता है उसके न्यूक्लियस का मास। भाई सारा एटम का मास कहाँ होता है? उसके न्यूक्लियस में। मेनली अगर बात करें अप्रोक्सीमेट मास, और उसके न्यूक्लियस का मास होता है एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास, या तो एमपी या एमएन, या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास इनटू उसका मास नंबर। सर कैसे आए? तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। कार्बन 612, अगर इस एटम की बात करें तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 6। कितने न्यूट्रॉन? 6। अगर मैं 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का मास निकाल दूं तो क्या अप्रोक्सीमेट इसके न्यूक्लियस का मास आएगा? अच्छा बताइए, एक प्रोटॉन का मास एमपी, तो 6 प्रोटॉन का मास 6 mp। एक न्यूट्रॉन का एमएन, तो 6 न्यूट्रॉन का 6 mn। ये इसका अप्रोक्सीमेट मास आ गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? अप्रोक्सीमेट सेम होता है या नहीं? तो मैं न्यूट्रॉन की जगह या तो प्रोटॉन लिख दूं, या प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन, कुछ भी लिख सकते हो आप। मैंने यहाँ पर लिखा है इसे प्रोटॉन। अगर ये प्रोटॉन लिख दूंगा तो ये कितना हो गया? 12 mp। ये आ गया मास। तो ये तो मास नंबर है कार्बन का, और ये एक प्रोटॉन का मास। ये होता है टोटल मास हमारे पास। तो ये ध्यान रखना बच्चों, आगे भी काम आएगा। इसीलिए आप अल्फा जो होता है ना बच्चों, He24, ये तो इसका मास नंबर है। अल्फा का मास कितना लिखते हो? 4 mp। अरे लिखते हो या नहीं? तो लिथियम का कितना लिखोगे? 6 mp। और चार्ज कितना? डब्ल्यू आइनाइज है तो 2 qp। और ये इसका अंडर रूट आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया आपके पास, ये कैंसिल हुआ, और ये बचा 2/3 का अंडर रूट। ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको जरूर लिख लें, ये काम आएगा आपके आगे भी। नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखाऊं? लिखिए, इफ प्रोटॉन, if proton, deuteron, if proton, deuteron and alpha, if proton, deuteron and alpha all are moving with same potential difference, if proton, deuteron and alpha, if proton, deuteron and alpha all are moving with same potential difference, then calculate the ratio of their de Broglie wavelength.
If proton, deuteron and alpha all are moving with same potential difference, then calculate the ratio of their de Broglie wavelength. Correct option आपको बताना है, ट्राई करिए एक बार. कौन सा आएगा? थर्ड कितने बच्चों का आ गया? करेक्ट. बाकी सोल्व करिए. ड्यूट्रॉन, वो तो आपको पता होना चाहिए बेटा. ड्यूट्रॉन पे चार्ज होता नहीं होता, मैंने तो लिखवा दिया आपको सब. अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन सबके लिए चेक करो. पीछे देखो, एक बार लिखवा रखा है मैंने आपको बेटा. थर्ड आ रहा आंसर. बताइए बच्चों. लैम्डा का पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो लैम्डा का पोटेंशियल के साथ रिलेशन क्या होता है बोलो? h बाय √2m⁴v. अच्छा, v सबका क्या है? सेम. कोई भी क्वेश्चन आगे करना है इस तरह से करें. अच्छा, h भी क्या है? सेम. और 2 भी क्या है? सेम. तो आप बताइए, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m⁴q. ये आपके पास आ जाएगा. ठीक है. अब आपसे पूछा है इनका रेशो, तो आप देखिए तीनों का कंपैरिजन करते हैं. किस किस का? प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा. बताइए बच्चों. प्रोटॉन के लिए क्या लिखूं? 1/√, मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन. सब प्रोटॉन की टर्म्स में कन्वर्ट करिए. बोलिए. ड्यूट्रॉन 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज प्रोटॉन के बराबर. ड्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है बेटा लिखा रखा है प्रोटॉन, बताया था या नहीं? अच्छा, अल्फा पार्टिकल की बात करें तो 1/मास ऑफ अल्फा और चार्ज ऑफ अल्फा. अल्फा का मास 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और इसका अंडर रूट. देखो 1/m⁴ का अंडर रूट, ये तो सब तरफ क्या हो गया? कैंसिल. कैंसिल हो गया तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ ये तो हो गया 1, ये 1/√2 और ये 1/√8, मतलब 2√2. अब अगर मैं फोर्थ ऑप्शन देखता हूं तो ये मैच नहीं हो रहा. यहाँ 1/√2 होता तो करेक्ट हो जाता, तो ये नहीं है. तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं. पूरी इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ? 2√2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो सबसे है ना. 2√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2√2 इज टू 2 इज टू 1. कुछ समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. लिखिए. लिखो. लिखो. इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. electron observed by electron microscope having de Broglie wavelength, short में लिख लो de Broglie wavelength. Electron observed by electron microscope having de Broglie wavelength, having de Broglie wavelength 0.4 angstrom, 0.4 angstrom. Then calculate
then calculate its accelerating potential and kinetic energy. Calculate its accelerating potential. Potential बताइए पहले तो कितना होगा? नहीं, वेरी गुड। हाँ, अप्रोक्स कितना आएगा? 937 है ना? कितने बच्चों का आंसर आ गया? 937.5। और काइनेटिक कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? 937.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए बच्चों, काफी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इस तरह से सॉल्व करने में लग रहे हैं। लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m/v। इसका यहाँ पोटेंशियल निकालना है, लैम्डा रख रहे हैं है ना, 2m/q रख रहे हैं, h रख रहे हैं, स्क्वायर करके। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे थे? ईमानदारी से बताइए, और ईमानदारी दिखाइए ना। तो हमारे पास यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। तो आसान तरीका क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था, कभी भी आपसे काइनेटिक एनर्जी की बात पूछे तो पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैंने आप लोगों को बोला था ये लाइन, कभी भी आपसे कहा जाए कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, तो ध्यान रखना पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक पूछे तो सबसे पहला काम है पोटेंशियल निकालें। अब पोटेंशियल कैसे निकालें, तो मैंने आप लोगों को लिखा रखा है इलेक्ट्रॉन के लिए अप्रोक्स 150 अपॉन लैम्डा ई स्क्वायर, लैम्डा ई एंगस्ट्रॉम में, तो ये वोल्ट में, कुछ याद है? और यहां से मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों बताइए, 150 अपॉन लैम्डा ई स्क्वायर, लैम्डा ई एंगस्ट्रॉम में कितना? 0.4, और इसका स्क्वायर, तो ये वोल्ट में आपके पास आ जाएगा। और ये कितना आ रहा है बच्चों? अप्रोक्स 937.5 वोल्ट। और अगर पोटेंशियल आ गया तो पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। के बराबर इलेक्ट्रॉन है, चार्ज क्यू, और वी पोटेंशियल कितना है? 937.5 वोल्ट। तो फाइनली आ जाएगा 937.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर भी कभी ध्यान रखना, आप मॉड्यूल में भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करो, कभी भी काइनेटिक की बात है तो पोटेंशियल चेक कर लीजिए, और पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास कुछ ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और बच्चों ये बताइए, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है सबको यहाँ तक? अब आते हैं अपन पोटेंशियल के बाद, बाकी आगे मिक्स क्वेश्चन करेंगे, अभी तो अपन चल रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इधर शिफ्ट हो बेटा, जैसे कोरोना चल रहा है, तुम लोग क्या आसपास मत रहा करो। लिखो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपको गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ बताया क्या? भी एक क्वेश्चन उसका भी सॉल्व करिए, लिखिए, हेडिंग लिखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फिर पार्टिकल्स।
गैसियस मॉलिक्यूल्स, एटम्स या पार्टिकल्स की डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, एटम्स या पार्टिकल्स की अगर बात करें, उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ देखिए। देखो, क्या आप बता सकते हो बच्चों गैसियस मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी? F/2 kT। कुछ याद है? कुछ ही बच्चों को याद है शायद, बाकी तो आवाज जवाब देते ही नहीं है। आप मुझे बताइए के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या के की वैल्यू जानते हो? 1.38 इंटू 10⁻⁻23। सबको पता है? वेरी गुड। यूनिट बताओ तो। जूल पर केल्विन। यूनिट ध्यान रखें, जूल पर केल्विन। एफ क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3, मतलब ट्रांसलेटेड डिग्री ऑफ मोशन। और अगर डायटोमिक है H2O2 5, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ मोशन। और वाइब्रेशनल तो बहुत हाई टेम्परेचर पर आती है, उसकी तो अपन बात नहीं कर रहे। अगर अपन यहाँ पर बात करें तो गैसियस मॉलिक्यूल्स का ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी हो रहा है हमारे पास। क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन और रोटेशन। पर रोटेशन जो ऑब्जर्व किया गया वो ट्रांसलेशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल था, तो वो डिग्री ऑफ मोशन हमारे पास यहाँ काउंट नहीं की जाती, भले ही कोई सी भी गैस हो, मोनो एटोमिक, डायटोमिक या पॉली एटोमिक गैस हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यहाँ पर कितनी लेंगे? ट्रांसलेटेड डिग्री ऑफ मोशन 3/2 kT। ध्यान रखना, कोई भी गैस हमारे पास है, मोनो, डाई या पॉली, केवल एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। गैस अगर ऐसा नहीं हो कि मोनो एटोमिक की जगह डायटोमिक हो तो आप यहाँ 5 कर दे, ऐसा मत करना, ध्यान रखना। कोई सी भी गैस हमारे पास हो, एक ही फॉर्मूला है, और अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा H/√2mk। के की जगह कितना? 3/2 kT। ये 2 से 2 कैंसिल, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी? H/√3mkt। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी टेम्परेचर इन केल्विन। ये हमारे पास रहेगा। कोई सी भी गैस है, केवल एक ही फॉर्मूला यूज लेना है गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए, ये वाला। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट इसको लिखिए। इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है? इफ रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ H2 and O2, ये आपको दे रखा है 8/√3। इफ H2 is at 927 डिग्री सेल्सियस देन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ O2। करिए ट्राई, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके। डी ब्रोगली वेवलेंथ का आपको रेशियो गिवन है। करेक्ट, 1600 केल्विन। बहुत बढ़िया। जिसका आंसर आता जाए बताते जाए।
आया बच्चों आंसर? गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई करना है H अपॉन अंडर रूट 3m/kT। 3m/kT। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, H कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट। कोई भी क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने का तरीका केवल एक ही है, कांस्टेंट हटाइए, प्रोपोर्शनलिटी की बात करिए। तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू बच्चों 1/mt का अंडर रूट। टेम्परेचर निकालना है, स्क्वायर कर देता हूँ। लैम्डा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/mt, तो T इज प्रोपोर्शनल टू 1/m लैम्डा स्क्वायर। ये आ गया। अब आपको यहां से अगर मैं देखूं टेम्परेचर ऑक्सीजन का निकालना है, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपॉन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू m लैम्डा स्क्वायर बाय m लैम्डा स्क्वायर। अब इधर देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन का ये इनवर्स है, यहाँ ऑक्सीजन तो यहाँ भी ऑक्सीजन आएगा, इनवर्स है। और यहाँ हाइड्रोजन तो ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो आप बताइए, टेम्परेचर ऑक्सीजन का आ गया, मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना होता है 2 mp, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास 32 mp। वेरी गुड। इनटू, अच्छा बताइए लैम्डा हाइड्रोजन अपॉन लैम्डा ऑक्सीजन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए 64/3, और यहां जाएगा इधर, इसको इधर लियो टेम्परेचर ऑफ H2। अच्छा टेम्परेचर H2 का कितना लिखो 937 प्लस 273, ये हमारे पास आ जाएगा 1200। और फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ गया 1600 केल्विन। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। इधर भी सबका आंसर आ गया। अब देखिए, अभी तक अपन ने जो बात करी है क्वेश्चन की, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, जनरली इन्हीं पार्टिकल्स की बात करी अपन ने, कहीं भी फोटोन को कनेक्ट नहीं किया। किसको कनेक्ट नहीं किया? फोटोन। अब फोटोन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है तो वो कैसे अटेम्प्ट करें, ध्यान से देखिए बच्चों। अभी तक फोटोन की कहीं भी बात नहीं हुई है, तो फोटोन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान रखें, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन। तो नोट डाल के लिखिए पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ। फोटोन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फोटोन को कनेक्ट करते हैं इन पार्टिकल्स से। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको बोला जाए बच्चों एनर्जी, क्या बोला जाए? एनर्जी। तो आप कौन सी एनर्जी मानोगे, काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी? कौन सी मानोगे? तो ध्यान रखना काइनेटिक मानते हैं। अरे बच्चों सीधी सी बात है, आपसे कभी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से मूव कर रहा है, वो क्या होती है उसकी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सा फॉर्मूला यूज लेते हो? हाफ mv²। तो क्वेश्चन में टोटल एनर्जी के लिए तो खुद मेंशन कर देगा, ये ध्यान रखें। पर अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में एनर्जी, तो हमेशा ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी ही माननी है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है, अगर आपसे कहा जाए फोटोन की बात करें, फोटोन की एनर्जी। अच्छा बच्चों, एनर्जी मतलब जवाब दिया करो, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी ई के, फोटोन की एनर्जी कितनी? Sc/λ, ये हमारे पास होता है। अच्छा बताइए, किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी आपने पढ़ा होगा कहीं, वो होती है उसकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। कहीं पढ़ा है? देखो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये तब वैलिड है जब कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे कोई भी पार्टिकल, उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसका मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसी टाइम। आप बताइए, अगर कोई पार्टिकल या मैं हूं, अगर नॉर्मली मूव कर रहा हूं, क्या मेरे मास में वेरिएशन आ रहा है क्या? अभी नहीं आएगा। पर अगर बताइए मैं लगभग स्पीड ऑफ लाइट से मूव करूंगा तो मेरे मास में वेरिएशन आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो जो मेरा रेस्ट मास है, अभी जो प्रेजेंट मास है, वो मूविंग मास के साथ कैसे चेंज होता है, ये भी पता होगा। रेस्ट मास मूविंग मास के साथ
m बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी। ये तब होता है चेंज, हमारा रेस्ट मास जो चेंज होता है मूविंग के साथ, जब कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, वो कुछ इस तरह से। तो अगर हम किसी भी पार्टिकल को नॉर्मली मूव कर रहा है, कोई मास में वेरिएशन नहीं आएगा, पर अगर स्पीड ऑफ लाइट से फेंकेंगे तो इसका मास चेंज होगा ऐसे। तो आप बताइए इसका जो रेस्ट मास है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा? एनर्जी में। तो देखिए ये पार्टिकल आइंस्टीन के अकॉर्डिंग मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, आपने पढ़ा होगा E बराबर mc स्क्वायर। मास किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक तो इसके पास कौन सी एनर्जी मिल रही है आपको? काइनेटिक, एक तो काइनेटिक है। अगर इसको स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा रहे हैं तो इसका मास भी किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। मास किसमें कन्वर्ट होगा? एनर्जी में। और इसके बाद काइनेटिक तो ही सही, और इसका रेस्ट मास भी किसमें कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में, मतलब एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके पास टोटल एनर्जी होगी, एक तो रेस्ट मास एनर्जी, अगर इसका मान लो पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, कंप्लीट 100% मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रेस्ट मास, तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी भी होती है बच्चों, एक तो मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक तो होगी सही। अगर इसका रेस्ट मास कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है 9.1 समथिंग इंटू 10 की पावर, है ना। अगर ये पूरा का पूरा मास गायब हो जाए, पूरा 100% कंप्लीट एनर्जी बन जाए, तो उसके इक्विवेलेंट इसका रेस्ट मास किस में कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में। वो एनर्जी आप निकाल सकते हो, मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है mc स्क्वायर से, m इंटू सी स्क्वायर। जो मास कन्वर्ट हुआ है वो m इंटू सी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी आती है, आगे अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्स। तो उसके पास एक तो रेस्ट मास एनर्जी होगी जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, प्लस उसके पास काइनेटिक। टोटल एनर्जी आती है रेस्ट प्लस काइनेटिक। क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों फोटोन का रेस्ट मास कितना? जीरो। तो फोटोन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी? जीरो। फोटोन की रेस्ट मास एनर्जी होती है जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? फोटोन की काइनेटिक और टोटल दोनों सेम। तो ध्यान रखना फोटोन की यही काइनेटिक होती है और यही एनर्जी टोटल। आपको फोटोन के लिए केवल और केवल एक ही फॉर्मूला यूज लेना है, दिस वन, ये वाला फॉर्मूला, एस सी बाय लेमडा। सब कुछ फोटोन के लिए एक ही टर्म है, एस सी बाय लेमडा। यही इसकी टोटल और यही इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है। अच्छा देखिए, क्या आप फोटोन के लिए, बच्चों छापने में मत लगो, समझ लो नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या आप फोटोन के लिए, या फोटोन की जगह एक काम करते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अच्छा बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों अपन एस सी बाय लेमडा यूज ले सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं? नहीं, नहीं ले सकते, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करता है। याद रखना, कभी भी इलेक्ट्रॉन के लिए मत लगाना एस सी बाय लेमडा। केवल फोटोन की एनर्जी होता है, फोटोन ही पैकेट है, ई बराबर एच नहीं एस सी बाय लेमडा, फोटोन के लिए एप्लीकेबल है। कभी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी हो, एस सी बाय लेमडा यूज ना लें अगर वेवलेंथ दे रखी हो तो, ध्यान रखना। क्योंकि फोटोन एनर्जी का पैकेट जो था ई बराबर एच न्यू, वहां से आपके पास आ रहा है एस सी बाय लेमडा। फोटोन ही ऐसा है जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई ना करें। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, बताइए किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अरे होता है या नहीं? ये काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर किसी भी पार्टिकल की। अच्छा बच्चों ये बताओ, क्या आप लोग फोटोन के लिए के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर यूज ले सकते हो या नहीं? क्यों? मास डिफाइंड नहीं है। वेरी गुड। क्या फोटोन का मास पता है क्या आपको? मूविंग मास पता है? नहीं पता है तो फिर आप उसके लिए यूज नहीं ले सकते। फोटोन के लिए कभी भी हाफ एम वी स्क्वायर यूज ना लें, मास डिफाइंड नहीं है। तो फिर फोटोन की काइनेटिक एनर्जी क्या यूज लोगे? एस सी बाय लेमडा। एक ही फॉर्मूला है फोटोन का, तो बस फोटोन वर्ड आए तो एस सी बाय लेमडा ही यूज लेना, उसकी सब कुछ वही है, एस सी बाय वही काइनेटिक और वही काइनेटिक एनर्जी वही टोटल एनर्जी। अच्छा, किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी ई बराबर एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर। किसी भी पार्टिकल, ये रिलेशन क्या कहता है मैं आपको बताऊं, देखो
ये रिलेशन क्या कहता है बच्चों, ई बराबर एम सी स्क्वायर। इधर देखो सब, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये रिलेशन ये कहता है कि हमारे पास मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, जहां सी स्क्वायर जो है कन्वर्जन कोफिशिएंट है, जिसकी वैल्यू गलती से स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर आती है। ये ट्रीट करता है ऐसे कन्वर्जन कोफिशिएंट जो मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट करता है। और हमारे डेली लाइफ में आप देख सकते हो, क्या मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है क्या? नहीं होता। जलाते हैं, इंसान को जलाते हैं तो मास किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। तुम तो मतलब तुम है ना, बिहार से हो ना तुम? बिहार वाले बच्चे क्या मारने जलाने ऐसा। अच्छा सुनिए, ये समझ लो अपना समय खराब ना करें। इधर सुनिए, 1 मिनट में बेटा मैं समझा दूंगा आपको ना। सुनिए, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है बिल्कुल इसका, और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है क्या? बिल्कुल होती है। दोनों दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। आप देखिए, मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं इस चीज को। जैसे आप, जैसे वाला के बिहार वाला बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बालक को अगर 1 महीने तक पिज्जा बर्गर फास्ट फूड खिलाऊं, जंक फूड, तो इसको एनर्जी मिलेगी, पिज्जा खाते ही एनर्जेटिक हो जाएगा। पर वो एनर्जी इसको किसकी फॉर्म में मिल रही है? मास। इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। आप इसका वेट करोगे 1 डेढ़ 2 महीने बाद तो इसके मास में वेरी, मास इंक्रीज हुआ है नहीं, एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मास में। और अगर मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो m बराबर ई बाय सी स्क्वायर, इतनी ताकत से भगना पड़ेगा इसको, दौड़ लगाना पड़ेगा। अगर इसको अपना वेट वापस लूज करना है तो आप दौड़ लगाइए, आपका मास वापस किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। अरे होता है, नहीं होता? नहीं होता, टाइम लगेगा। आप स्पीड अगर कम रखोगे तो टाइम लगेगा। ई बाय सी स्क्वायर अगर ऐसे दौड़ोगे तो तुरंत काम आप ऐसे मत सोचो कि मैं स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ सकता हूँ। तुम तो नॉर्मल स्पीड से दौड़ लोगे, वही बहुत बड़ी बात है। तो दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, कहने की बात यह है दोनों। जहां सी स्क्वायर सर इलेक्ट्रॉन के लिए भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। ये ध्यान रखना है, कन्वर्जन कोफिशिएंट की तरह ट्रीट किया है इसको। अगर इलेक्ट्रॉन का रेस मास रखोगे तो रेस मास एनर्जी देगा, एम अगर टोटल मास रखोगे तो टोटल एनर्जी देगा। मान लीजिए हमारे पास, जैसे मान लीजिए 1 kg मास है, अगर इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां पर इसका मास रखिए, इंटू सी स्क्वायर करोगे, उसके इक्विवेलेंट एनर्जी आ जाएगी, वो इतनी एनर्जी देगा, कंप्लीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल मास रखोगे तो टोटल एनर्जी मिलेगी, रेस मास रखोगे तो रेस मास एनर्जी। मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता है रिलेशन। तो किसी भी पार्टिकल का मास हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अल्फा, हर किसी का मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हर किसी की टोटल एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, अगर आप यहाँ पर टोटल मास रखते हो। क्या ये बताइए, क्वेश्चंस में आप फोटोन के लिए अगर एनर्जी निकालनी है, क्या ई बराबर एम सी स्क्वायर से निकालोगे क्या? क्यों? मास डिफाइंड नहीं है, ये ध्यान रखें। मास निकालना हो, इफेक्टिव मास, वो अलग बात है। एनर्जी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला यूज न लें। तो फिर फोटोन की टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला एस सी बाय लेमडा। फोटोन के लिए बच्चों सब कुछ एक ही फॉर्मूला है, एस सी बाय लेमडा, यही इसकी टोटल और यही इसकी काइनेटिक। अब ये पॉइंट्स अपन क्वेश्चंस में कैसे यूज लेंगे, मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, उससे आपको क्लियर होंगे। तो ये पॉइंट लिखिए, क्वेश्चंस पर आते हैं अपन। हाँ बेटा। किसके लिए? ई बराबर एस सी बाय, नहीं इलेक्ट्रॉन, एनर्जी निकालनी हो हाफ एम बी स्क्वायर, मास पता है ना आपको? पोटेंशियल निकाल के अभी क्वेश्चन कराया, अभी पोटेंशियल दिया था क्या इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला क्वेश्चन देखो, वेवलेंथ बता थी ना, कैसे निकाली उसकी एनर्जी? समझ में आ गई बात? अभी क्वेश्चन से क्लियर करते हैं आपके जितने भी पॉइंट्स है बच्चों।
क्वेश्चन लिखूं? बच्चे क्या है, थोड़ा थोड़ा चुपचाप बैठे रहते हैं, मैं सोचता हूँ समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों को? समझ में आ रहा है? जवाब देते रहें। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बढ़िया से करा दी जाएगी। जिसको समझ में नहीं आया ना, पूछ भी लिया करो, शर्माने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज कहीं भी टाइम कोई समझ में नहीं आया, हाथ ऊपर करिए और पूछ लीजिए, ठीक है? लिखा हूं क्वेश्चन? वेरी गुड बेटा। ये कौन सा बालक है? बालक कह रहा है सर मास तो कांस्टेंट होता है ना। वेरी गुड। कांस्टेंट नहीं, बालक उसका बात कह रहा है कि किसी पार्टिकल का मास, हाँ फोटोन का मास कांस्टेंट होता है क्या बेटा, पता हो तो? फोटोन का मास पता है? तुम्हारा खोपड़ा फोड़ू यहाँ से। जब फोटोन की बात कर रहे हैं, पॉइंट्स फोटोन की बात कर रहे हैं सारा, है ना? पार्टिकल का मास ठीक है कांस्टेंट होता है, फोटोन का तो पता ही नहीं है, कैसे कांस्टेंट बोल दोगे? चलिए क्वेश्चन लिखिए। इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, शॉर्ट में लिखना डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ बेटा अगर सी से कम स्पीड से, मतलब कंपेरेबल टू सी से मूव नहीं करे, तो फिर एनर्जी रिलेट होता है हाफ एम वी स्क्वायर। खत्म काम। फोटोन के लिए तो नहीं, फोटोन की तो एक ही है एस सी बाय लेमडा। पर अगर कोई भी पार्टिकल कंपेरेबल टू सी से मूव नहीं कर रहा है, तो फिर हम यूज लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना? क्योंकि उस टाइम मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, रेस्ट मास एनर्जी की बात नहीं की जाएगी फिर। अच्छा लिखिए, क्या लिखा रहा था मैं आपको? इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी लिखो, इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ of electron and photon, de Broglie wavelength of electron and photon is same, de Broglie wavelength of electron and photon is same, then then calculate, first part था calculate ratio of their total energies, calculate ratio of their total energies, ये तो फर्स्ट पार्ट है, calculate ratio of their total energies. Second part, relate their total energies, relate, फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर टोटल एनर्जीज, और सेकंड पार्ट है रिलेट देयर टोटल एनर्जीज। इधर देखो बच्चों, पहले अगर टोटल एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है तो उसके लिए ये ऑप्शन है, इनमें से बताना है क्या आंसर आएगा। अगर इनकी डी ब्रॉग मतलब टोटल एनर्जी को रिलेट करना है कि दोनों की बराबर, इसकी से कम ज्यादा, तो ये वाले ऑप्शन है, ठीक है? ट्राई करिए, देखें एक बार। दोनों की वेवलेंथ सेम दे रखी है बच्चों आपको। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है बेटा ना, वी बाय टू सी बाय वी, सी बाय वी। हाँ अभी सब समझ में आएगा, पहले क्वेश्चन सोल्व करो, भी बताएंगे आपको। काइनेटिक एनर्जी होती है नहीं होती, कोई पार्टिकल मूव करता है, होती है ना? अगर उसका मास भी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसके मास के इक्विवेलेंस एनर्जी है वो एनर्जी, ई रेस्ट। अगर पूरा मास कन्वर्ट हो जाए तो रेस्ट मास एनर्जी होगी वो। थोड़ा बहुत कन्वर्ट हो तो ई मान लो आप उसको, वो मतलब जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो वो एनर्जी, ठीक है? हाँ बच्चों, किसी का भी आंसर आया हो? इधर से किसी का कोई आंसर आया? इधर से किसी का आंसर है?
अच्छा देखो, एक क्वेश्चन में बताता हूँ, एक आपसे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। इधर देखना बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। जब भी फोटोन वर्ड आए ना, जितने भी आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस हैं सुन लेना, कहीं भी फोटोन अगर वर्ड आ रहा है ना, तो ये जो पॉइंट्स लिखा है ना मैंने, इन पॉइंट को याद ध्यान रखना एक बार, इन पर आ जाना डायरेक्ट फोटोन वर्ड आती, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व होने में तकलीफ होगी। देखो दोनों की टोटल डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है और आपसे कहा है टोटल एनर्जी का रेशियो। पहला पार्ट, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी और फोटोन की टोटल एनर्जी का रेशियो क्या बता सकते हो? इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी ई बराबर mc स्क्वायर, क्या इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बताइए, m इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। अच्छा, फोटोन की टोटल एनर्जी एस सी बाय लेमडा, फोटोन के लिए तो एक ही फॉर्मूला है, एस सी बाय लेमडा। इतना कितने बच्चों ने लिख लिया था? देखिए ठीक है, टोटल एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए अब हमें यहाँ फोटोन की ऐसा, अच्छा कुछ बच्चों ने ऐसा लिखा होगा, इधर देखो यहाँ हाफ एम बी स्क्वायर लिखा होगा, ईमानदारी बताओ कितने बच्चों ने ऐसा किया था? हाफ एम बी स्क्वायर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। तो ध्यान रखना, टोटल बोला है तो टोटल लिखना है, समझ में आ गई गड़बड़ का है? चलो अब हमें फोटोन की तो पता है वेवलेंथ, यहाँ भाई दोनों की वेवलेंथ सेम दे रखी है। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ तो है ही नहीं यहाँ डी ब्रोगली, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली ध्यान से देख लेना, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सोल्व करवाऊंगा। फोटोन की तो है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ भी लेके आते हैं अपन, कैसे लाए? मैं यहाँ पर क्या करूं हम सब जानते हैं बच्चों, जानते हो क्या कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा बराबर एच बाय एम वी, अरे जानते हो? तो यहां से एम ई बराबर कितना हो गया? एच बाय लैम्डा ई इंटू वी, लिख सकता हूं? नहीं बोलोगे तो ध्यान भी नहीं रहेगी, फास्ट क्या, ऐसे नहीं बोलना जो पूछ रहा हूँ। लैम एम ई बराबर कितना? एच बाय लैम्डा ई इंटू वी, बोलोगे तो ध्यान रहेगा, ताकि आगे क्वेश्चन में फटाफट लिख दोगे एम ई। ये एम ई उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए। तो आप फाइनली बताइए, एम ई लग दिया मैंने लैम्डा एच अपॉन लैम्डा ई वी इंटू सी स्क्वायर, इंटू सी स्क्वायर अपॉन एच सी बाय लैम्डा पी। देखो एक सी से एक सी कैंसिल, क्या दोनों की वेवलेंथ सेम है या नहीं? वेवलेंथ सेम है तो ये वेवलेंथ भी कैंसिल कर दी, एच से एच भी गया। तो आप मुझे बताइए, टोटल एनर्जी का रेशियो आ गया आपके पास, कितना आ गया? सी बाय वीई। तो इधर तो कौन सा ऑप्शन आ गया? थर्ड। अब आप मुझे बताओ, क्या कभी कोई भी पार्टिकल, जैसे यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, क्या स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है क्या? बोलो। कोई भी पार्टिकल हो, इतनी स्पीड, लाइट की स्पीड अचीव नहीं कर पाया अभी तक। कंपेरेबल मान सकते हैं, बाकी इतनी स्पीड तो कोई भी अचीव नहीं कर पाया। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो एक स्मॉल स्पीड पार्टिकल है। सी और वी में, स्पीड ऑफ लाइट और वी में कौन ज्यादा? सी। न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो ये जो पूरा फैक्टर है ये लेस देन वन आएगा ग्रेटर देन? ग्रेटर देन। अच्छा, ये दोनों बराबर हैं, अगर ये ग्रेटर देन वन तो ये भी ग्रेटर देन वन। तो मैं लिख सकता हूं टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल एनर्जी फोटोन इज ग्रेटर देन वन। तो यहां से लिख सकता हूं टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फोटोन से क्या आएगी? ज्यादा। इधर कौन सा ऑप्शन आ गया? थर्ड। अरे कुछ समझ में आई बात? कितना समझ में आया भी पता पड़ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखिए इसको। तो इस तरह से अटेम्प्ट करना है फोटोन से रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं आपको, अब आपको सॉल्व करना है, देखिए कितने बच्चों का आंसर आएगा। एनर्जी वाला देखो वापस रिपीट करता हूँ, ये तो कैंसिल हो गया, ये आगे सी बाय वी। सी और वी में कौन ज्यादा? सी। ये ज्यादा होगा कम होगा तो ये फैक्टर ग्रेटर देन वन, ये ग्रेटर देन वन, ऑनलाइन वाले बच्चों को बता रहा हूँ, ये ग्रेटर देन वन हो गया, दोनों बराबर है। ये ग्रेटर देन वन तो ये भी ग्रेटर देन वन, ये ग्रेटर देन वन, तो लैम्डा टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फोटोन से क्या आ गई? ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखिए। अच्छा, मॉड्यूल डिस्कशन रहेगा क्या आपको? नेक्स्ट लेक्चर में आते डिस्कस करेंगे कल। कल कितनी तारीख है बच्चों? 2 तारीख है ना? 2, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे, चलो।
नहीं, मैं 3, 4, 5 को हो सकता है शायद छुट्टी पे रहूंगा, ठीक है ना। तो कल डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक पढ़ा है वहां कम से कम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तो डिस्कशन हो ही जाए, ठीक है। मंडे को आऊंगा क्लास में फिर मैं ना। शादी है बेटा। भांजे की शादी है मेरी। मेरी शादी दिमाग खराब है तुम लोगों का? शादी। दो बच्चे, इतने बड़े बड़े बच्चों। 9 साल का बेटा एक तो मेरा। ठीक है ना। तो बाहर रहूंगा आउट ऑफ कोटा, 3, 4, 5 को, 6 तारीख को आऊंगा वापस, 7 तारीख को मंडे, संडे है 6 का ना। तो चलिए, इसका एक क्वेश्चन तो सॉल्व करो। लिखिए, एक 1 मिनट लगेगा, क्योंकि इसी से कनेक्टेड है बच्चों, है ना। लिखो। अब देखते हैं कितने बच्चों का आंसर है। सिमिलर यही प्रोसेस है, देखें आप कितने बच्चे सॉल्व कर पाते। लिखो, वो जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, सुन रहे हो, वहां टोटल एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी कर दो बस। अब सॉल्व करके बताओ। पूरा क्वेश्चन वैसे ही लिख लो जैसे लिखा हुआ है, लिखा देता हूं मैं आपको। इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, शॉर्ट में लिखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड photon is same, electron and photon is same, then first part, calculate ratio of their kinetic energies, ratio of their kinetic energies, और सेकंड क्या लिखोगे, relate their kinetic energies। अब सॉल्व करिए। बस मैंने टोटल की जगह काइनेटिक करा है, और अगर एनर्जी भी बोला ना एग्जाम में तो काइनेटिक मानना है, ध्यान रखना। अगर वो काइनेटिक भी नहीं बोलता, एनर्जी बोलता है, तो भी काइनेटिक मानना है। इधर कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट, फर्स्ट आ रहा है क्या? वेरी गुड बच्चों। वेरी गुड। दूसरे वाले का सेकंड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इधर सेकंड का सेकंड आ रहा है क्या? इधर तो फर्स्ट और इधर सेकंड। कितना बच्चों का आंसर आ गया देखिए, बहुत बढ़िया। आप काफ्स को क्या कहा है, वेवलेंथ सेम दे रखी। किसका रेशियो पूछा? काइनेटिक। तो बताइए, काइनेटिक का रेशियो निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए ½ mv², ठीक है। और फोटोन की अगर बात करें तो फोटोन के लिए Sc/λ। वेवलेंथ कैसे लाओगे डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन की, ये मास रख दो यहाँ, ½ H/λ E इंटू VE² अपॉन Sc/λ फोटोन। दोनों की वेवलेंथ सेम, एक V से एक V कैंसिल, S से H कैंसिल, कितना आ गया VE/2c। ये आ गया दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। अच्छा बताओ, न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर। तो ये फैक्टर लेस देन 1 या ग्रेटर देन? लेस देन। अगर ये लेस देन 1 तो ये भी लेस देन 1, ये लेस देन 1 आ गया आपको। और यहां से देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की लेस होगी फोटोन से, ये आपका आंसर आ गया। इधर वाले बच्चों को समझ में आ गई बात? वेरी गुड। तो कल मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चों सुन लेना आप भी, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। है ना, आते ही डिस्कस करेंगे, 15 मिनट स्टार्टिंग के डिस्कशन रहेगा।